नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा एवं बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक परीक्षा के लिए समान अध्ययन का मॉडल सेट पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह मॉडल सेट संख्या 18 है। इससे पहले 17 मॉडल सेट दिया जा चुका है। यह मॉडल सेट एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मॉडल सेट संख्या 18 पर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए में है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। बी में है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सी है सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। और डी में है नमक का पानी में घुलना। तो इसका सही आंसर होगा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते किसको हैं और भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में कारक को हटा लेने पर वस्तु अपने पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आता है, यानी कि नया रूप ग्रहण कर लेता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कारक को हटा लेने पर वस्तु जो है अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में वह पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, जबकि भौतिक अवस्था में वह पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ जो गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे जो है वह वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा जब करते हैं तो वह पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। यानी कि ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वह द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है सो अत्यंत ही सक्रिय एवं क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसमें ए में है पारा, बी में है पानी, सी में है ईथर और डी में है बेंजीन। तो पारा जो है सो विद्युत का सुचालक है। पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और, यानी कि तांबे और किससे मिलके जो है सो कांसा बनता है? तो तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता है। कांसे में जो है सो 88% लगभग तांबा और 12% टीन होता है, यानी कि तांबा ज़्यादा होता है और टीन कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ होता है, तो सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं तो पानी बनता है, यानी कि हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा है, यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है
NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। विकल्प ए में है गेहूं का खेत, बी में है धान का खेत, सी में है कपास का खेत और डी में है मूंगफली का खेत। तो मीथेन गैस जो है सामान्यतः धान के खेतों से बड़ी मात्रा में निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धान का खेत। धान का खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में जो है सो मीथेन गैस ज़्यादा निकलता है। अब अगला क्वेश्चन 11 है, भारतवर्ष आकार में विश्व का है। तो भारतवर्ष जो है सो आकार के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान रखता है, तो इसका आंसर होगा सी। अब ये भी देख लें, भारतवर्ष से 7 बड़े देश, यानी कि भारत से 6 बड़े देश जो होगा, 7वां भारत है, 6 इससे बड़े देश जो हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वां भारत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 12 है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है वह तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। यहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आके मिलता है, यानी कि नीलगिरी पर्वतमाला जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। नीलगिरी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो है वह दोदा बेट्टा है। अब अगला क्वेश्चन है 13, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ देखेंगे पूछ रहा किसका सुमेल नहीं है। ए में है बोमडिला, यह है अरुणाचल प्रदेश, बी में है नाथुला सिक्किम, सी में है भोरघाट हिमाचल प्रदेश और डी में है पालघाट केरल। तो इसमें भोरघाट जो है सो मिला हुआ नहीं है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम सही है, पालघाट केरल सही है। भोरघाट जो है वह महाराष्ट्र में है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के स्थान पर महाराष्ट्र होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी जो है सो सुमेलित नहीं है, भोरघाट महाराष्ट्र में है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का है, यह लगभग 1214 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश का तट जो है वह 973 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है। अब अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। विकल्प ए है आलू, बी है मक्का, सी है सूरजमुखी और डी है मटर। तो इसका आंसर हो जाएगा मटर, यानी कि दलहनी फसलें जो होती है वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अब अगला क्वेश्चन है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर नहीं है को परीक्षा में क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, जिसमें नहीं लगा हुआ हो उस पर खास तौर से ध्यान देंगे। तो नगदी फसल में इसमें गन्ना, कपास और जूट तीनों नगदी फसल है, जबकि गेहूं नगदी फसल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है नकदी फसल नहीं है तो गेहूं नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है। तो संगमरमर जो है स्वः कायांतरित चट्टान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सभाएं हैं। एक है सभा, 2 विधत, 3 समिति और 4 परिषद। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सभा, विधत और समिति ये जो है सो वैदिक सभाएं है, तो इसका आंसर होगा 1, 2,
एवं 3 ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में सभा, समिति एवं विदथ जो होती थी वह संस्था थी जो राजनीतिक कार्यों को करती थी। इसमें विदथ जो था वह सबसे प्राचीनतम संस्था थी, यानी कि विदथ सबसे प्राचीन सभ्यता थी। सभा जो होती थी तो सभा कुलीन एवं वृद्ध लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो होती थी वह जनसाधारण या सर्वसाधारण की सभा होती थी जिसमें सभी लोग भाग लेते थे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने नहीं किया? विकल्प ए में है तांबा, बी में है सोना एवं तांबा, सी में है लोहा, डी में है चांदी एवं तांबा। तो हड़प्पा वासियों को लोहा की जानकारी नहीं थी। लोहा की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यानी कि वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में जाके, यानी कि लगभग 1000 से 600 ईस्वी के बीच में लोहा की जानकारी हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछ रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। ए में है विशाल आकार, बी में है विशाल इमारतें, सी में है योजनाबद्ध विन्यास और डी में है चौड़ी सड़कें। तो अगर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखेंगे तो ये सभी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में थी, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण पूछ रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जो था वह नगरीय और योजनाबद्ध विन्यास था, यानी कि शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता के बसे हुए थे वे योजनाबद्ध ढंग से बसे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई से एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता हैं? तो एशिया माइनर के बोगज कोई से एक अभिलेख मिला है, उसमें इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य 4 देवताओं का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी। अब 25 का क्वेश्चन है, कहता है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से में क्या निर्देशित होता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है सो बुद्ध का प्रथम उपदेश है, यानी कि भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जबकि निर्वाण यानी कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति यानी निधन हुआ, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनका निर्वाण जो है कुशीनारा नामक नगर शहर में हुआ था, जबकि उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन करा, तो इसका अर्थ है प्रथम उपदेश। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया? विकल्प ए में है अहिंसा, बी में है अपरिग्रह, सी में है ब्रह्मचर्य और डी में है सत्य। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत थे जिसमें महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि ब्रह्मचर्य से पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह जो है वह 4 व्रत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित था। उसमें 5वां व्रत जो है महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। अब अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर शासन प्रबंध के जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इंडिका से पाटलिपुत्र नगर शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। मेगास्थनीज जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यह यूनानी राजदूत थे। अब अगला क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? 1 है गदर पार्टी की स्थापना, 2 है चौरी चौरा की घटना, 3 है खुदीराम बोस की फांसी और 4 है मालाबार में मोपला विद्रोह। तो गदर पार्टी देखेंगे तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी। चौरी चौरा घटना जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को हुई थी। खुदीराम बोस की फांसी जो है 11 अगस्त 1908 को दी गई थी और मोपला विद्रोह जो है सो 20 अगस्त 1921 को
हुआ था। तो इस आधार पर अगर सजाएंगे, कहता है कालक्रम क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो है वो होगा 3, यानी कि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। उसके बाद एक हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। उसके बाद हो जाएगा आपका चौरी चौरा घटना। उसके बाद हो जाएगा आपको मालाबार में मोपला विद्रोह। उसके बाद चौरी चौरा घटना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था, तो यह आयरलैंड से ग्रहण किया गया था। तो इसका 29 का हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन 30 है, निम्न में से इटली के पुनर्जागरण का कवि था, तो इटली के पुनर्जागरण का कवि दांते को कहा जाता है। जिसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप प्रदान किया, तो इसमें नासिर, टीटो और नेहरू थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, तो बांग्लादेश का सृजन 1971 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन 33 है, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ, यह इटली में हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन 35 है, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह यानी कि लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है, तो यह सोने के आभूषण के लिए हॉलमार्क शब्द चिन्ह दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति में उदारीकरण का अर्थ है। ए में है अर्थव्यवस्था में अनावश्यक नियंत्रणों को कम करना, बी में है लाइसेंस एवं कोटा राज्य को समाप्त करना, सी में है उद्योग स्थापना के नियम को शिथिल करना और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहा जाता है। जिसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन 40 है, द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। ए में है औद्योगिक क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है सेवा क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह औद्योगिक क्षेत्र आता है, जबकि कृषि क्षेत्र जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है और सेवा क्षेत्र जो है यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र पूछ रहा तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। तो ये आज के मॉडल सेट संख्या 18 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 19 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।